भविष्य के उद्यमियों को मेरा नमस्कार। मैं रोहन सिन्हा। मैं इस परियोजना में सेंसर इंजीनियर के पद पे काम कर रहा हूँ। ये परियोजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निधिकृत किया गया है। इस परियोजना को इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक मध्य प्रदेश के द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। ये वीडियो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर का विकास किस तरह या उसको बनाया कैसे जाए उसके प्रशिक्षण के लिए ये वीडियो बनाया गया है। डीपीआर यानी कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या इंग्लिश में अगर हम इसे बोलें तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग जिसमें व्यापार योजना और उसके सहायक संबंधित दस्तावेज दिए जाते हैं, उसमें आप काफ़ी हद तक अपने व्यापार योजना या बिजनेस प्लान या अपने व्यापार के बारे में आप उसमें विस्तृत तरीके से जानकारी आप उसमें देते हैं। आप उसमें क्या आपका आइडिया क्या है, आप किस तरीका का व्यापार करना चाहते हैं, उस व्यापार के लिए आपको कौन कौन से सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, आप वो सामग्री कहाँ से खरीदेंगे, उसके लिए आप प्लांट या उसके लिए मशीनें कहाँ से आप लाएंगे, आपका वो जो फाइनल प्रोडक्ट या जो भी आप बना रहे हैं वो आप किस बाज़ार में बेचेंगे, उसकी मांग कितनी है, उसका या भारत में मांग कितनी है और विश्व भर में उसकी कितनी मांग है, वो सारी जानकारी आप इस भाग में देते हैं। दूसरा भाग है वो है अनुमानित वित्तीय विश्लेषण यानी कि फाइनेंशियल एनालिसिस। इसमें आप अगले 5 से 7 साल में अनुमान करते हैं कि आपके वित्तीय विश्लेषण कैसा होगा, फाइनेंशियल आउटपुट कैसा होगा। आप इसमें इसको मैनेज करने के लिए हमने एक दस्तावेज बनाया है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। उसमें आप सिर्फ अपने खर्चों को, जो आपके व्यापार से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो आप उसमें डालेंगे और बाकी सारा का सारा गुना भाग या कैलकुलेशन जो आप बोलें वो उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अगर हम आगे उसके बारे में जाएं तो एक डीपीआर है, उसमें जो हमने पहले बात किया कि दो भाग होते हैं। इसमें से पहला है व्यापार योजना और उसके सहायक संबंधित दस्तावेज। उसके लिए एक अलग डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं डीपीआर फॉर्मेट। वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके उसको भरना शुरू कर सकते हैं, उसको उपयोग में ले सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। और जो दूसरा भाग है जो हमने अभी बात किया अनुमानित वित्तीय विश्लेषण के लिए, वो एक एक्सेल शीट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट है, जिसमें आप अपने यो व्यापार के रिलेटेड जो भी आपके खर्चे हैं, छोटे से छोटे या बड़े से बड़े खर्चे को आप उसमें उसके हेडर के हिसाब से, उसके विश्लेषण के हिसाब से आप उसमें भरेंगे और उसके हिसाब से अपने आप जो बैंकों में लोन के लिए जो कैलकुलेशंस होते हैं वो सारे के सारे अपने आप उसमें कैलकुलेट हो जाते हैं। बैंक में जब डीपीआर आप सबमिट करते हैं तो उसमें बहुत सारे वित्तीय विश्लेषण की शीट्स होती हैं, जैसे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड डीएससीआर, टैक्सेशन, वर्किंग कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें अगर आप उस शीट के बारे में हम आगे जाके ज़रूर विस्तारपूर्वक हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उसको जब आप अपने कॉस्ट से भरते हैं तो वो सारी चीज़ें अपने आप कैलकुलेट हो जाती हैं। तो इन दोनों दस्तावेजों को भरने के बाद जब आप उसको मिला के एक दस्तावेज बनाएंगे तो वो आपका एक कंप्लीट डीपीआर बन के सामने आएगा, जिसको आप किसी भी प्राइवेट बैंक या पीएसयू बैंक में जाके आप सबमिट कर सकते हैं और ये आप बैंक के लिए पूरी जानकारी आपके बिजनेस के बारे में उनको देने के लिए समर्थ है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले भाग से, जो है व्यापार योजना और उसके सहायक संबंधित दस्तावेजों के लिए जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पीडीएफ फॉर्मेट है, उसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। ये वो दस्तावेज है जिसमें आप अपने परियोजना के बारे में विस्तार से आप सारी जानकारी
इसमें सब आप टाइप करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट। ये उसका पहला पेज या कवर पेज है। तो इसमें आप जैसे स्टार्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं इस डब्बे के अंदर प्रोजेक्ट नेम, इसके अंदर आप वो भरेंगे जो आपका प्रोजेक्ट या यूनिट जो आप लगाने जा रहे हैं। जैसे अगर आप कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं तो आप वो यहाँ पे टाइप करेंगे। नीचे जाके जो ये है मंथ ऑफ क्रिएशन है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि किस महीने में और कौन से साल में आपने ये ईपीआर बनाए हैं। अगर आप दिसंबर महीने में आप बना रहे हैं तो दिसंबर 2020 आप यहाँ पे लिखेंगे। इससे क्या होगा, जो बैंक के कर्मचारी हैं उनको आपका एप्लीकेशन को समझने और उसको आइडेंटिफाई मतलब उसको ढूंढने में आसानी होगी। हम आगे बढ़ते हैं तो उधर हमें दिखता है ये पेज जिसे बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। ये एक तरीके का इंडेक्स है जहाँ पे आपके सारे के सारे जो ये हेडर्स हैं ये आप आगे जाके अपने इस दस्तावेज में आप भरेंगे। तो उनको वो कौन से पेज नंबर पे हैं, जब आपका ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका जब बन जाएगा तो फिर आप इसको यहाँ पे इंडेक्स भर सकते हैं कि प्रोजेक्ट बैकग्राउंड आपका पेज नंबर 1 पे है, प्रमोटर्स बैकग्राउंड पेज नंबर 2 पे है, कौन सा है। तो उस तरीके से ये एकदम आप आखिरी में भर के आप ये इंडेक्स बना सकते हैं। उसके नीचे जब हम जाते हैं तो फिर आता है, इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स। ये आपका वित्तीय विश्लेषण जो बैंक करती है उसके लिए जितने भी शीट्स या एनालिटिकल शीट्स जो विश्लेषण की शीट्स उन्हें ज़रूरत होती हैं कि किसी भी परियोजना रिपोर्ट को मूल्यांकन करने के लिए, वो सारे यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। तो जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मीन्स ऑफ फाइनेंस, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, DSCR। इसके लिए हमने एक अलग एक्सेल शीट बनाई है जिसमें आप अपने खर्चे के बारे में उसमें आप अपडेट करेंगे और ये सारे चीज़ें अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगी। उसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो के प्रशिक्षण वीडियो के दूसरे हिस्से में हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम उसके बारे में बात करेंगे। तो नीचे जाते हुए ये है लिस्ट ऑफ अपेंडाइसेस। इसमें आप वो दस्तावेज आप अपनी कंपनी, अपने प्लांट, अपने मशीनरी के बारे में देते हैं जो आप लगाने वाले हैं। तो जैसे इसमें जो लिखा हुआ है वो आप करेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, प्रमोटर डिटेल, मतलब आपका जो कंपनी आपने फॉर्म किया उसका, आपने जो कंपनी बनाई है उसका जो सर्टिफिकेट आपको मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो आपका प्लांट का लेआउट, मतलब प्लांट आप किस तरीके से डिज़ाइन किया है, क्या है वो प्लांट, किस तरीके का प्लांट है, किस तरीके से आप अपना एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल, उसका जितने भी डिटेल है वो अपेंडाइसिस में आप अपलोड करते हैं। उसको स्कैन करके आप यहाँ इस डॉक्यूमेंट में, दस्तावेज में आप डालेंगे। ये है डिस्क्लेमर जिसे आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद हम जाते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। यहाँ से आपका टाइप करना शुरू होता है। प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस। प्रोजेक्ट एट अ ग्लांस मतलब हुआ कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में संक्षेप में आप बताएंगे, उसके बारे में आप बताएंगे कि आप किस तरीके का, आप जैसे फूड प्रोसेसिंग लगाना चाहते हैं या आप मैंगो, आम का प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई भी जो यूनिट लगाना चाहते हैं तो आप उसको एक 500 शब्द में, एक संक्षेप में आप यहाँ पे उसको टाइप करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा हर जगह बॉक्स के अंदर वर्ड्स लिखे हुए, तो आपको उतना कम से कम में आपको भरना है। उसके नीचे जाते हैं तो प्रोजेक्ट रैशनल। अब जैसे ये आप देखते हैं कि थोड़ा ये टेक्निकल नेम है, तो उस बॉक्स के नीचे उसके बारे में डिटेल लिखा हुआ होता है। जैसे अ प्रोजेक्ट रैशनल इज एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग प्रपोज्ड प्रोजेक्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्या अच्छी बातें हैं आप वो यहाँ पे आप विस्तार पूर्वक समझाएंगे 500 शब्दों में। इधर आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे प्रमोटर और प्रोजेक्ट प्रिपेयर्डनेस, मतलब जो भी इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं, जो मालिक हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, उनके बारे में उधर डिटेल, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उन्होंने उस फील्ड में काम किया है या नहीं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डालें। फिर प्रोजेक्ट इन ब्रीफ, अपने प्रोजेक्ट के बारे में संक्षेप में बताएंगे। फिर आते हैं हम ये सारे फाइनेंशियल हाइलाइट्स, जैसे प्रोजेक्ट कॉस्ट, मीन्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन। ये सारे के सारे एक ही शीट में कैलकुलेट होंगे। ये सारे के सारे वित्तीय विश्लेषण आपकी एक ही एक्सेल शीट से कैलकुलेट हो जाएगी। वहाँ से आपको कॉपी करके वैल्यूज यहाँ पे पेस्ट करनी।
उसके बारे में हम विस्तार से आप अपने इस वीडियो के दूसरे हिस्से में, दूसरे भाग में हम उसके बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए, स्ट्रेंथ मतलब आपकी बिजनेस का क्या सबसे अच्छा यूएसपी, सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या पार्ट है। जैसे स्ट्रेंथ है आपका कोई लोकेशन है, या आपका टेक्नोलॉजी है, या फिर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है जो बहुत डिमांड जो उसको अच्छे भाव में खरीद सकता है। तो आपके प्रोजेक्ट का क्या सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, वो सारे चीज़ें आप यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे। फिर आते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स मतलब क्या आपको खतरा है इस प्रोजेक्ट लगाने में। तो जैसे ये सारे रिस्क, कौन कौन से टाइप के रिस्क होते हैं हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके आप टाइप करेंगे। इंडस्ट्री रिस्क, ये इंडस्ट्री में गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत जल्दी चेंज होती है, या इस इंडस्ट्री में कोई रिबेट नहीं है, या कुछ इस तरीके का है। कुछ भी आप, जो भी आपका इंडस्ट्री रिस्क है वो डाल सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन रिस्क क्या होगा, ऑपरेटिंग रिस्क क्या होगा, क्रेडिट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें भरेंगे। फिर उसके नीचे आता है इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, मतलब आप कितने महीनों में इस प्रोजेक्ट को आप शुरू कर सकते हैं, आप कितने महीनों में, कितने हफ्तों में आप इसको चालू कर सकते हैं, आपका प्रोडक्शन कितने दिनों में, कितने महीनों में आपका शुरू हो सकता है। कंक्लूजन, एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगा जो एक प्रमोटर या जो आवेदन करता है उसके तरफ से, कि आप क्या कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपकी है, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को देखते हैं और क्यों ये लगना चाहिए, वो एक 200 शब्दों में संक्षेप में आप दे सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव समरी जो हो गई, उसे वो होता है संक्षेप में पूरा देना। अब यहाँ चैप्टर 1 से जब आप देखेंगे तो सारे हेडर्स को आपको विस्तार पूर्वक आपको समझाना होगा। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में सीधा इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आप प्रोजेक्ट बैकग्राउंड के, आप क्यों ये आप लगाना चाहते हैं, वो वहाँ से शुरू करेंगे। फिर प्रमोटर्स के बारे में विस्तार पूर्वक आप समझाएंगे कि जैसे उनका बायोडाटा में क्या है, उनके पास क्या एक्सपीरियंस है, उनके पास कितने सालों का तजुर्बा है, उन्होंने इस फील्ड में कितने सालों से काम किया है, उनका आपका इस बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूशन या क्या सहायक हो सकते हैं। तो वो चीज़ें आप सारे की सारे इसमें भरेंगे। फिर आप आते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू। इंडस्ट्री ओवरव्यू में आपका किस टाइप की इंडस्ट्री में आप हैं, आप आईटी इंडस्ट्री में हैं, आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हैं, आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हैं, सर्विस सेक्टर में हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे भरेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो दूसरे देशों में भी जिसका डिमांड हो, तो फिर आप ग्लोबल सिनारियो या विश्व स्तरीय सिनारियो के बारे में आप यहाँ पे आप समझाएंगे। यहाँ इंडियन सिनारियो, जो आप भारतीय में कैसा उसका डिमांड होगा, वो आप यहाँ पे आपके फाइनल प्रोडक्ट या जो भी आप बना रहे हैं उसकी कितनी मांग होगी, आप कितना सोचते हैं कि कितनी मांग आगे जाके इसकी बढ़ेगी। अभी जैसे ही आप फैक्ट्री चालू करेंगे या प्लांट चालू करेंगे, कितनी उसकी मांग होगी, और आगे जाके आप कितना सोचते हैं उसकी मांग कितनी बढ़ेगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे। फिर गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर आपका कोई भी ऐसा इंडस्ट्री है जिसके फेवर में कोई गवर्नमेंट पॉलिसी या स्कीम चल रही है, जिससे आपको रिबेट मिल सकता है, या फिर आपको उसमें कोई और वित्तीय सहायता मिल सकती है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ज़रूर उसको भरिए, ताकि उसको समझने में बैंक के कर्मचारियों को समझने में ज़्यादा आसानी हो। स्कोप क्या रहेगा, मतलब आपका कितना स्कोप है, ये 10 साल 5 साल बाद इस बिजनेस का क्या स्कोप रहेगा, कितना बढ़ेगा, ये कितना इसमें बदलाव आएगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ डाल सकते हैं। मेथडोलॉजी में होगा कि आप किस तरीके से उसको आप बनाएंगे, आप अपने फाइनल प्रोडक्ट को या सर्विस को किस तरीके से आप उसको बनाएंगे, वो आएंगे यहाँ पे डिटेल। अब आता है चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम प्रोडक्ट या प्रोसेस के बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, ये क्या हुआ, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो आप प्रोडक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक देंगे, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री डाल रहे हैं या कोई आईटी बेस्ड कंपनी डाल रहे हैं तो आप प्रोसेस के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों आएगा, और आपको जो आपको लगता है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से एप्लीकेबल है, अपने विकसित परियोजना रिपोर्ट के हिसाब से एप्लीकेबल है, आप वो पूरा का पूरा इधर देंगे। इसमें आपको जो वेंडर होंगे जिससे आप टेक्नो कमर्शियल ऑफर लेते हैं, जो आपको प्लांट या मशीनरी सप्लाई करेंगे, वो उस दस्तावेजों की सहायता ले सकते हैं, वो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन समझाने के लिए या प्रोसेस की स्पेसिफिकेशन समझाने के लिए। तो आप उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इन चीज़ों को आप संक्षेप में समझा सकते हैं, विस्तार पूर्वक समझा सकते हैं।
आगे चलते हुए चैप्टर नंबर 3 में साइट डिटेल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये यहाँ पे आप अपने किस जगह पे आप अपने प्लांट को लगा रहे हैं या किस जगह पे आप अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को आप विस्तार पूर्वक समझाएंगे। यहाँ पे आपका आएगा एडवांटेज ऑफ सेलेक्टिंग साइट, मतलब आप ये जगह या ये लोकेशन आप क्यों फाइनलाइज कर रहे हैं, क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं अपना एक प्लांट लगाने के लिए या अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, उन चीज़ों को आप यहाँ पे तवज्जो देंगे और यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको किस टाइप का बिल्डिंग चाहिए होगा, किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, वो आप यहाँ पे विस्तार पूर्वक समझाएंगे। मैन पावर, मतलब आप कितने लोगों को आप नौकरी देंगे, किस तरीके के लोग आपके यहाँ को यहाँ आपकी नौकरी मिलेगी, वो लेबर क्या होंगे, स्किल्ड लेबर होंगे, अनस्किल्ड लेबर होंगे, मैनेजरियल लेबर होंगे, क्या उनका सैलरी स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे। अगर आपका बिजनेस कोई ऐसा है, आपका प्लांट ऐसा है जो वेस्ट क्रिएट करता है, तो उस सिनारियो में आपको वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस को समझाना होगा। जो आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आप जिसकी लिए परमिशन लेंगे, तो वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस आपको यहाँ पे पूरा का पूरा अच्छे से विस्तार पूर्वक समझाना होगा। आगे बढ़ते हुए रॉ मटेरियल, आपका प्रोडक्ट के लिए प्राइमरी रॉ मटेरियल, जो सबसे पहला रॉ मटेरियल, जो सामान जो आपको चाहिए आपका फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो उसके बारे में आप जानकारी देंगे, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में आप यहाँ जानकारी समझेंगे। यूटिलिटीज एंड कंज्यूमेबल्स, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए एक प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है और बाकी पैकेजिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कंज्यूम होती है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। उन चीज़ों के बारे में आप उसकी जानकारी यहाँ पे देंगे, आप कहाँ से लेंगे, किस क्वालिटी का लेंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे भर सकते हैं। जाते हुए चैप्टर नंबर 4, ये डिज़ाइन बेसिस मेनली मैन्युफैक्चरिंग या जो प्लांट लगाना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इसमें आप पूरा का पूरा प्लांट के बारे में डिटेल देते हैं, जैसे प्लांट कैपेसिटी, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्पेसिफिकेशन, रॉ मटेरियल का क्या आप लेंगे, उसका क्या डिटेल स्पेसिफिकेशन होगा, क्या प्रोसेस आप फॉलो करेंगे अपना मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ देंगे। और एफिशिएंसी, मतलब आप कितने लेवल पे, अगर आपकी कैपेसिटी 1000 यूनिट पर मंथ बनाने की है, तो आप शुरुआत किस कैपेसिटी से, किस एफिशिएंसी से आप शुरू करेंगे, 70%, 75%, 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वहाँ से आप शुरू करेंगे, वो आपको विस्तार पूर्वक यहाँ समझाना। चैप्टर नंबर 5, जहाँ पे आप प्लांट लेआउट के बारे में बताते हैं, तो इसमें एक पूरा ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाले आवेदकों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप अपने प्लांट का लेआउट, उसका डिज़ाइन के बारे में आप समझाएंगे, कितना एरिया उस प्लांट को लगाने में लगेगा वो समझाएंगे। वेस्ट डिस्पोजल जो हमने बात किया है वो आप यहाँ पे विस्तार पूर्वक समझाएंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसा कुछ सूचना आप देना चाहते हैं जो वो ज़रूरी है बैंक के लिए या किसी भी एजेंसी के लिए, वो आप यहाँ पे उसके बारे में लिखेंगे। अगर आपका ऐसा साइट बन रहा है जहाँ पे 2-3 बिल्डिंग होगी और इंटरनली कनेक्टेड होगी, तो अप्रोच एंड इंटरनल रोड्स उस लोकेशन का, उस साइट का कैसे बनाएंगे। आप ऐसी जगह लैंड ले रहे हैं, ऐसी जगह आप प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ रोड्स नहीं है, तो वहाँ किस तरीके से आप उस चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे, वो सारी चीज़ों का आप विस्तार पूर्वक यहाँ पे आप समझाएंगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6, इसमें आता है प्रोजेक्ट प्रिपेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट या परियोजना लगाने के लिए आपको गवर्नमेंट से NOC अप्रूवल परमिशन लेनी होगी। तो इसमें जब आप अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, तो वो सारे NOC अप्रूवल परमिशंस को आप लिस्ट डाउन करेंगे और वो किस स्टेज पर है वो लिखेंगे। अब जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, अगर वो कंप्लीट हो गया तो यहाँ टिक मार्क करेंगे, अगर अंडर प्रोसेस है तो यहाँ टिक मार्क करेंगे, और अगर येट टू स्टार्ट, मतलब आगे आप स्टार्ट करने वाले, तो यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। वैसे ही आपकी परियोजना से रिलेटेड जितने भी NOC अप्रूवल परमिशंस हैं, ये जो लिखे हुए हैं, ये एक एग्जाम्पल के लिए है, लेकिन आपको अपने परियोजना से रिलेटेड जितने भी NOC अप्रूवल और परमिशन है उनको यहाँ पे लिखना है, और किस स्टेज पे हैं, जिस दिन आपने ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने पब्लिश किया है, उस दिन किस स्टेज पर है वो आपको यहाँ पे देना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कौन आपके प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा, उनका कितना एक्सपीरियंस है, कितनी एक्सपर्टीज है, उनके बारे में आप डिटेल देंगे।
टेक्निकल एंड फाइनेंशियल टाइप्स, ये वो हिस्सा है जहां आप ये बताएंगे कि अगर आपने किसी कंपनी के साथ टाई अप किया है जो आपके फिनिश प्रोडक्ट को पूरा का पूरा इस रेट को एक पर्टिकुलर रेट में परचेज कर लेगा, तो वो उसको कहते हैं फाइनेंशियल टाई अप्स। या आप कोई डिस्काउंटेड रेट में आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उन सारे चीज़ों को, उन डॉक्यूमेंट्स को, दस्तावेजों को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, वो आपका फाइनेंशियल टाई अप के पार्ट में है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह मैनेज किया जाएगा, वो सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट को, कौन शुरुआती दौर में उसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी रहेगी, कौन से की इंडिविजुअल्स रहेंगे, कौन से की पार्टनर्स रहेंगे, वो सारे आप यहाँ पे देंगे। प्रोजेक्ट शेड्यूल मतलब कितने दिनों में आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम थोड़े खर्चे के बारे में बात करना शुरू करेंगे। एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब आप एक लैंड और साइट डेवलपमेंट में आपको कितना खर्चा आएगा, इक्विपमेंट में कितना खर्चा आएगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। मिसलेनियस फिक्स्ड एसेट में आप कितना रहेंगे, प्रीलिमिनरी प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस क्या होंगे और कितना आपका खर्चा आएगा, कंटीजेंसीज कितनी होंगी, मार्जिन मनी और वर्किंग कैपिटल आपको कितना लगेगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हेल्प करने के लिए जो हमने जो एक्सेल शीट बनाई है उसका भी आप इस्तेमाल करके वो फिगर्स आप वहाँ पर इधर भी आप डाल सकते हैं। अब हम आते हैं फाइनेंशियल वायबिलिटी स्टेटमेंट। फाइनेंशियल वायबिलिटी में स्टेटमेंट जो है, तो इसमें हमारे सारे के सारे शेड्यूल्स तो हमारे उससे ही बन जाएंगे, तो वो उसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे आगे जाके। अब यहाँ पे हम ये सारे इन्फॉर्मेशन जैसे देंगे, जैसे इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है आपकी, जैसे 1000 यूनिट पर मंथ की कैपेसिटी है, तो आप कितने शिफ्ट चलाएंगे, कितने दिन साल में आप फैक्ट्री चलाएंगे, आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्या रहेगा, पहले साल कितना रहेगा और 5वें साल तक कितना बढ़ेगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें अपने विस्तारपूर्वक समझाते हैं। कॉस्ट समरी शीट, मीन्स ऑफ फाइनेंस, ये सारी चीज़ें आपको वो एक्सेल शीट में आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं जब उसमें आप अपने कॉस्ट रेट्स एंटर कर देंगे। चैप्टर नंबर 9, सोशल इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। इसमें अगर आपका कोई ऐसी कंपनी है जो वातावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सहायक है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर जैसे आप सिटी कंपोस्ट का कोई प्लांट लगा रहे हैं जहाँ आप पूरे के पूरे शहर की बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में आप ये बोल सकते हैं कि भाई हमारा प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल बेनिफिट ये सारी चीज़ें हैं। तो उस तरीके से आपके प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल बेनिफिट ज़रूर होगा, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 10, कंक्लूजन स्टेटमेंट एंड स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ मतलब आपका क्या सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपको समझा, ये कॉन्फिडेंस देता है कि आप ये बिजनेस बहुत अच्छे से कर पाएंगे, तो स्ट्रेंथ वो हो जाएगा। वीकनेसेस, क्या आपकी कमजोरियां लग रही हैं आपको आपके बिजनेस में, वो। अपॉर्चुनिटीज़, क्या आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं आगे जाके इंडियन मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में, वो आप लिस्ट डाउन करेंगे। एंड थ्रेट्स, जो कि आपको क्या खतरा लग रहा है कि ये सारी चीज़ों के कारण मेरे बिजनेस को इफेक्ट आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। तो इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इसके नीचे जाते हुए रिस्क फैक्टर जो हमने ऊपर लिखा था एग्जीक्यूटिव समरी में, वो उसको यहाँ पे विस्तारपूर्वक आप समझा सकते हैं। उसके बाद की मैनेजमेंट फीचर्स, जो हर एक जो आपके जो मैनेजमेंट टीम होगी उनके बायोडाटा, उनके एक्सपीरियंस, उनके एक्सपर्टीज के बारे में आप यहाँ पे समझा सकते हैं। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट एंड रिकमेंडेशन। ये वो एक्सेल शीट है जो हमारे प्रोजेक्ट के वेबसाइट पे अपलोडेड है, जिसे आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वित्तीय विश्लेषण के लिए। इसमें आपको अपने जितने भी खर्चे मतलब कॉस्ट हेड्स होते हैं उनको यहाँ पे आपको यहाँ टाइप करना है। जैसे आपकी कितना, अगर आप यहाँ पे जाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है, बिल्डिंग में कितना खर्चा आएगा, मेंटेनेंस में कितना खर्चा आएगा, लैंड एंड साइट डेवलपमेंट, स्टोर्स में कितना आएगा, अगर आप रॉ मटेरियल है तो वो कितने में आपको साल भर के खर्चे मिलेगा। ये सारे के सारे जो कॉस्ट हेड्स हैं साल भर के सारे वैल्यूज साल भर के लिए
यहाँ जो शुरुआत में जो डिटेल लिया गया है वो आपका प्लांट कैपेसिटी है, कितना यूटिलाइजेशन करेंगे, आपका क्या प्राइस रखेंगे, उस आपका यूनिट का पर यूनिट प्राइस क्या होगा, आपका अगर बाई प्रोडक्ट है जो आप मार्केट में सेल कर सकते हैं तो उसका क्या प्राइस रखेंगे, वो कितना प्रोडक्शन होगा पर एनम, मतलब एक साल में कितना होगा, वो सारी चीज़ें। तो उसके नीचे आपके कॉस्ट हेड्स आते हैं, उसके नीचे रॉ मटेरियल, ये आपके मंथली का कंज्यूमेबल्स हो जाते हैं, जैसे बिजली, पानी, रेंट, कितना आपको उसके लिए खर्चा आएगा, सैलरीज और एडमिन एक्सपेंसेस आपको कितना लगेगा, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ टाइप करेंगे। यहाँ आपने अगर देखा होगा तो यहाँ लाल कलर के डब्बे बने हुए हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया हुआ है, डू नॉट मेक एनी चेंजेस इन द बॉक्स मार्क्ड इन द रेड। मतलब ये है कि आप कृपया करके कोई भी जो लाल कलर के डब्बे के अंदर है उसमें आप कोई भी बदलाव ना करें, ना ही उसके फॉर्मूला में चेंज करें, ना ही उसको कुछ बदलाव करें, उससे आपका कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा। तो इसलिए मैसेज क्या हुआ है, जितने भी पीले में है जिसके हमने यहाँ पे एक मैसेज भी दिया, इंसर्ट वैल्यूज ऑफ कॉस्ट हेड्स इन फील्ड मार्क्ड इन येलो ओनली, जितने भी पीले डब्बों में हैं उन्हीं को आप कृपया करके चेंज करें। अब नीचे जैसे जा रहे हैं, यहाँ तक की हमने बात कर ली सैलरी एक्सपेंसेस। कंटीजेंसी क्या है, जीएसटी आप कितने साल भर में पे करेंगे, सैलरी मिसलेनियस, सीए फीस, लॉयर फीस, अगर ये जो भी आपके खर्चे आपके बिजनेस से रिलेटेड है वो आप यहाँ फीड करेंगे, जो भी कॉस्ट हेड्स आपके बिजनेस से रिलेटेड है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जो नहीं है उसे आप ऐसे ही खाली रहने देंगे। ठीक है, रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग, अगर कोई ई कॉमर्स या कोई ऐसा आईटी बेस्ड करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको आएंगे। फिर बोर्ड का रिनोवेशन, मतलब उनकी सैलरी कितनी होगी, डायरेक्टर्स की सैलरी कितनी होगी, जनरेटर, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, रेंटल, लोकल कन्वेंस कितना रहेगा, वो सारी चीज़ें। ओवरऑल सैलरी का सैलरी ऑफ स्टाफ और लेबर कितना होगा, पीएफ कितना कटेगा, वो सारी चीज़ें। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होते हैं, जैसे ऑफिस का फर्नीचर, सिस्टम कॉस्ट, APBX, डेटाबेस, लाइसेंस वगैरह सारे, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एंटर करेंगे। क्रेडिट साइकिल मतलब आपको कितने महीनों में आपको लगता है कि आपका पैसा रोटेशन में आ जाएगा। अगर आपको लगता है वर्किंग कैपिटल आपको 2 से 3 महीने का चाहिए, जितना आपको पैसा को तब तक आपका पैसा रोटेट होकर वापस आ जाएगा, तो आप 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अगर आपको लगता है 2 महीने में ही पैसा आपका वापस आ सकता है, आपने जिसको भेजा है उधारी उतनी दे रहे, आप यहाँ 2 लिखेंगे। तो आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना करेंगे, उसके हिसाब से आपका वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होगा। नीचे जाके कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो आपको भरने होते हैं, जैसे आप एक पहले साल इन्वेस्टमेंट कितना रखना चाहते हैं, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपका कैश में बैंक बैलेंस कितना, कैश इन बैंक कितना रहेगा, लोन और एडवांटेजेस आप कितना देना चाहेंगे, किस साल से आप प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक का होगा, कितने आप लोग आप एम्प्लॉय करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और रीपेमेंट आप कितने साल में करना चाहेंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इनपुट करेंगे। तो ये जो पूरी शीट है 2 भागों में बांटी गई है, इनपुट शीट और बाकी सारी कैलकुलेशन शीट। तो इनपुट शीट में आप यहाँ पे वैल्यूज इनपुट करते हैं, बाकी सारे जो हैं वो अपने आप कैलकुलेट हो जाते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो आपने एग्जीक्यूटिव समरी में अगर हम देखने चाहें तो यहाँ पे इसमें आपने किया था। तो आपने यहाँ पे आपने देखा होगा मीन्स ऑफ फाइनेंस और ये सारी चीज़ें। वैसे ही उसके नीचे जाते ये जो पार्ट है हमने एग्जीक्यूटिव समरी में भी देखा था। ये तीनों हेड्स अगर हम देखें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी में हम जाते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मीन्स ऑफ फाइनेंशियल एवेल्युएशन, ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो यहाँ पे सेकेंड टैब में जो प्रोजेक्ट ब्रेकअप फॉर एग्जीक्यूटिव समरी है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो शेड्यूल्स के बारे में हमने बात किया है, तो जो शेड्यूल्स हैं तो प्रोजेक्ट के आपके विस्तृत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो शेड्यूल्स बोलते हैं, जो वित्तीय विश्लेषण है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंस वहाँ पे कैलकुलेट हुआ, वहाँ वो आप लेके शेड्यूल ए में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर जाए कॉस्ट शीट एंड P&L स्टेटमेंट, वो आपका जो दूसरा टैब है, इसमें आपका पूरा का पूरा अपने आप कैलकुलेट हो जाता है आपके खर्चे के हिसाब से। तो आप ये पूरा कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। फिर हमारा आता है
प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, उसके बाद वाली अगर आप शीट देखें तो ये है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, इसको आप कॉपी करके वहां पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है DSCR कैलकुलेशन। उसके बाद अगर आप शीट देखेंगे यहाँ पे एक्सेल शीट में ये DSCR है। ये सारे के सारे शीट आपने जो खर्चा इनपुट किया है इनपुट शीट में, उसके बाद अपने आप कैलकुलेट हो जाते हैं, तो इसमें कोई भी आपको बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सीधा का सीधा कॉपी करके डॉक्यूमेंट में आप पेस्ट कर सकते हैं। DSCR के बाद है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब दूसरा टैब देखेंगे तो ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा है, इसको कॉपी करके आप वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ के शेड्यूल F फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, अगर आप यहाँ देखें तो ये है फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, पूरा का पूरा आप यहाँ से कॉपी कीजिए और वहाँ पेस्ट कर दीजिए। फॉर्मेटिंग आपको थोड़े अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से करनी होगी। इसके आगे जाएंगे ब्रेक इवन एनालिसिस, क्या है ब्रेक इवन, कब तक होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ कैलकुलेट अपने आप हो जाती है। उसके आगे जाएं तो होगा पे बैक पीरियड, कितने साल में आप पे बैक करेंगे, कितना EMI देंगे, वो सारी चीज़ें, डिप्रिसिएशन क्या होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ कैलकुलेट हो जाती है। उसके आगे जाएं शेड्यूल I, दैट इज और जो है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन, तो यहाँ पे इसमें वर्किंग कैलकुलेटर टैब में कैलकुलेट हो जाता है, इसको आप कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। उसके नीचे जाइए तो आएगा टैक्सेशन, आप ये टैब में इसके बाद वाले देखेंगे तो ये रहा आपका टैक्सेशन टैब, ये आप पूरा जो कैलकुलेशन है इसको कॉपी करके डॉक्यूमेंट में आप पेस्ट कर दीजिए। उसके नीचे आखिरी जाता है सेंसिटिविटी एनालिसिस, जो आप यहाँ रेशियो में देखेंगे ये सारे सेंसिटिव एनालिसिस है, इनको आप कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आप बैंक के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो सारे के सारे आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ इनपुट शीट में आपको कॉस्ट जो आपके खर्चे हैं उनको एंटर करना है, जितने भी आपके रेलेवेंट खर्चे हैं सारे के सारे आप एंटर करिए, जो भी आपको रेलेवेंट लगता है सारे के सारे एंटर करिए। इसमें अगर आपने कोई भी चीज़ अगर नहीं एंटर की तो उसका आपका पूरे के पूरे कैलकुलेशन पे असर पड़ेगा। तो जितना आप विस्तार से आप जितना डिटेल में आप अपना कॉस्ट को ब्रेक करके आप इसमें डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा बनेगा जो बैंक से एक्सेप्टेबल होगा। अब हम आते हैं के बाद जो आता है अपेंडिक्स, जो आता है का सारे जो सर्टिफिकेट होते हैं आपकी कंपनी के, जो दस्तावेज हैं जो आपको स्कैन करके अपने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ डालना होता है, उसमें होता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, आपने जो कंपनी खोली है उसका जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट मिला है वो आप यहाँ पे इसके बाद आप स्कैन करके पेस्ट करेंगे। प्रमोटर डिटेल, उनका रेज्यूमे, उनका एक्सपर्टीज, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आ जाएगा प्लांट लेआउट। प्लांट लेआउट आपको डिज़ाइन जो आपको प्लांट सप्लाई कर रहा है वो एक लेआउट डिज़ाइन आपको देगा अपने टेक्नो कमर्शियल ऑफर के साथ, तो वो डिज़ाइन का आपको फोटो स्कैन करके आपको यहाँ पे सब अटैच करना होता है। लाइसेंस, अगर आपके जो प्लांट के लिए कोई भी लाइसेंस या उसकी ज़रूरत है तो लाइसेंस की कॉपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू की है वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे। फिर आता है डिटेल और लैंड डॉक्यूमेंट, जो आपने ज़मीन आप इस्तेमाल करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, उसका लैंड का डिटेल, आप अगर वो खुद का है तो आपका ओनरशिप डॉक्यूमेंट, अगर रेंटेड है लीज्ड है तो रेंट या लीज एग्रीमेंट कॉपी, वो उनको आप स्कैन करके यहाँ इसके बाद आप इसमें पेस्ट करेंगे। डिटेल प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लो चार्ट, किस तरीके से आपका प्रोडक्शन होगा या किस तरीके से आप सर्विस देंगे उसका एक डिटेल फ्लो चार्ट बना के आप यहाँ पे इधर आप स्कैन करके उसको ड्रॉ करके आप सबमिट करेंगे। उसके बाद आएगा डिटेल ऑफ टेक्नो कमर्शियल ऑफर। डिटेल टेक्नो कमर्शियल ऑफर होता है जो आपको जो वेंडर आपको जो प्लांट या मशीनरी सप्लाई करने वाला है, जो उसने कोटेशन सबमिट किया है, तो L1, L2, L3 वो सारे कोटेशन जो आपने प्लांट के लिए मंगवाए हैं आपने कोटेशन अपने वेंडर से, वो आप इसके बाद अटैच करेंगे। और आखिरी में आता है इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, इस कब तक वो टेक्नो कमर्शियल ऑफर के हिसाब से आप कब तक अपने प्लांट को चालू कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट है ये पूरा का पूरा एक आपका पूरा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाता है, जो आप बैंक में किसी भी PSU बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपने प्रोजेक्ट, अपने ये स्टार्टअप के लिए आप लोन के लिए अप्लाई करने के लिए इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ सबमिट कर सकते हैं।
तो ये डॉक्यूमेंट में आपको सारे जो भी हेडर्स हैं उसमें इंफॉर्मेशन इनपुट करना है। फाइनेंशियल एनालिसिस का जो हमने शीट बनाया है उसमें आप अपने सारे खर्चे या कॉस्ट हेड्स को डालिए, वहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा वो शीट को लेके आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबमिट पेस्ट करिए, और उसके बाद आपका एक पूरा अच्छा खासा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका बन जाएगा, जो आप बैंक में जाके लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोई भी बैंक, कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक या कोई भी फंड प्रोवाइडिंग एजेंसी एक्सेप्ट करेगी। धन्यवाद, नमस्कार।